नन्हा फनकार। यह जो हमारा पाठ है ये मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले बच्चों की ईदगाह, ये जो आपको लेसन है पन्ना नंबर 26, यहाँ पे ये जो लेसन है आपको वो क्या है, रीडिंग के लिए है। फिर भी ये आपको मैं अगले वीडियो में क्या करूँगी, दिखाऊंगी, इसके बारे में बताऊँगी। और इसके पीछे एक हवाई छतरी, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जो दो है, हवाई छतरी कैसे बनानी है, इसकी एक एक्टिविटी है, ये भी आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि नन्हा फनकार। तो फनकार का अर्थ क्या होता है, कलाकार। नन्हा फनकार का अर्थ है कलाकार। ओके, यहाँ पे बिंदी लगाई, ठीक है। तो फनकार का अर्थ है कलाकार। पहले मैं क्या करती हूँ, इस पाठ का पठन करते जाती हूँ और आपको भी क्या करना है, मन ही मन में इसका पठन करना है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि एक लड़का चौकोर लाल पत्थर के पास क्या कर रहा था, छन्नी और छेनी और हथौड़ी लेकर बैठा था, ठीक है। मतलब अपने पिता की तरह वो क्या करता था, नक्काशी करने का काम करता था। कहाँ पर, घंटियों पर वो क्या करता था, नक्काशी करने का काम करता था। मतलब वहाँ पे रेशाएं खींचना, वहाँ पे नक्शीदार या काशीदाकारी कर या नक्शी या निकालना, ये सारी या नक्काशी यहाँ पे निकालना, इसी की उन्होंने क्या कहा गया है, नक्काशी करने का काम एक जो लड़का था वह अपने पिताजी जैसे करता था। वह अभी अभी ये सारे काम सीख रहा था। उन्होंने क्या बताया इसके बाद, बुदबुदाई, मतलब वहाँ पर क्या हो गया, कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। मतलब वहाँ पे वह बुदबुदाई, मतलब धीरे से वह बोल रहा था और कौन सा काम कर रहा था, तो नक्काशी करने का वो काम कर रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें, मतलब पत्थर पर घंटियों की कतारें निकालना, ऐसे पत्थर होते हैं, उस पर उसने क्या किया था, घंटियों का चित्र निकाला होगा। कतारें मतलब ऐसे रेशाएं, डिजाइन वो क्या करता था, बनाता था, मतलब नक्काशी का वो काम करता था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट रहा, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा था कि उसके पापा कैसे या उसके पिताजी कैसे नक्काशी का काम करते हैं, वैसे ही काम करने के लिए वो क्या हो गया, वहां पर जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता था। मतलब जब कभी भी पत्थर पर छेनी से मारा जाता है तो उसी में से क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे आंखों में चले जाते हैं। तो वो ऐसे करता था कि आंख अपनी ढक लेता था। मतलब ये उसका सारा काम शुरू था। उसके चारों ओर दूसरे संगत राशि भी अपने अपने काम में डूब गए थे। संगत राशि मतलब एक जैसे ही वहाँ पे कारीगरी का काम या नक्काशी करने के काम करने के लिए जो कुछ भी आदमी या जो कुछ भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मतलब संगत राशि, उसके संगत राशि में वो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। केशव 10 साल का था। इस लड़के का अभी नाम क्या है, केशव। इसकी उम्र है 10 साल और वह अपने पिताजी जैसे क्या करता था, नक्काशी करने का काम करता था। अच्छे अच्छे घुमावदार डिजाइन वो बना देता था। अब तक उसने नक्काशी का जो कुछ भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। घंटियों को बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, वहाँ पे डिजाइन कतारें निकालनी होती, लेकिन ये जो मुश्किल काम था वही वो कर रहा था। वहाँ पे उन्हें बेल गुट्टे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी निकालते थे। मतलब पत्थर की तरह घंटियों पर उसे क्या करना था, फूल निकालने थे, अच्छे अच्छे डिजाइन निकालने थे। ये सारा काम करना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी केशव यही काम करना चाहता था, क्योंकि जो उसके पिताजी करते हैं वो वही करना चाहता था।
कई साल पहले, अब देखिए ये जो केशव था उसका जन्म कहाँ हुआ था? कई साल पहले, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। मतलब इसके माता पिता जी कहाँ पे थे? आगरा में आकर बस गए। माता पिता आगरा में आकर रहने लगे और गुजरात इनका, वो पहले गुजरात में रहते थे, इसके बाद इसके पिता माता पिता, वो छोटा भी था तब कहाँ गए? आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर के बारे में तो सबको मालूम होगा, ठीक है। तो वो जो किला था आगरे का, वह तब उस वक्त वे बना रहे थे। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ है। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। मतलब गुजरात उसका क्या था? पुश्तैनी गांव था। हम मराठी में कहते हैं नामचं मूळ गाव हे आहे, आमचं मूळ गाव हे आहे, आमचं मूळ गाव हे आहे। तसंच इसका भी क्या था? ये पुश्तैनी गांव था, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी उसका पहले जो सारे रिश्तेदार थे, घर थे नानी, तो उसका यहीं पे गुजरात इसका पुश्तैनी गांव था। लेकिन वो अब तक वहाँ पे गया ही नहीं था। तो फिर एक बार उसके पिताजी और माताजी आगरा में आए तो इन्होंने नक्काशी करने का काम शुरू कर दिया और वे वहीं पे रहने लगे। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसके बाद क्या हुआ? ऐसे उसे मतलब मेरे पास या मेरे नजदीक कोई आ रहा है, इतनी सारी आवाजें हैं बाहर की, लेकिन फिर भी मेरे साथ कोई या मेरे सामने कोई आ रहा है, ऐसी आहट उसे दिखाई देने लगी। अचानक कानों में आवाज बढ़ने लगी और वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। यहाँ पे देखिए उसने घंटियाँ बनाई, कितनी अच्छी अच्छी बनाई है। और यहाँ पर कोई तो आके खड़ा हुआ है और माशाअल्लाह कितनी अच्छी बनी है ये घंटियाँ, ऐसी कोई तो उसकी तारीफ कर रहा था। तो क्या हुआ? केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये किसने बनाई है, तो बेशक मैंने ही बनाई होगी ना। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं ही यहाँ पे बैठा हूँ और मैं ही पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ? तो ये तो जाहिर ही है ना कि ये जो घंटियाँ हैं ये मैंने ही बनाई होगी। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ, मैं थोड़ी ही छोटा हूँ। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, अगर इन्हें कहा जाए कि आप छोटे बच्चे हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या बताते हैं, नहीं नहीं मैं तो 10 साल का हूँ, नहीं नहीं मैं तो अब बड़ा हो गया, मैं तो अभी दूसरी कक्षा में गया, मैं तो अभी चौथी कक्षा में गया हूँ, तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। उसी प्रकार केशव क्या बताता है, ये काम ना मैं कर सकता हूँ, मैं तो 10 साल का हो गया हूँ, ऐसा वो बताता। थोड़ी ही मैं छोटा बच्चा हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब वो काफी बड़े हो, तब तो तुम बड़े ही काफी ही बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला, वह सफेद अंगर का और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल और गहरे लाल रंग की पगड़ी थी। आपने यहाँ पे देखा होगा कि उसने लाल रंग की पगड़ी पहनी है, मतलब उसका पहराव देखकर ही नजर आ रहा था कि वो कोई शाही खानदान से होगा, क्योंकि उन्हें पहचानता नहीं था केशव। लेकिन एक कोई ऐसा आदमी खड़ा है, वो 30 साल का है, उसने लाल पगड़ी पहनी हुई है, कद उसका मंझोला है, सफेद अंगर का उसने डाला है, तो वो मन ही मन में ये तो जान चुका था कि ये कोई बड़े ही आदमी होंगे शायद, ऐसा वो। लेकिन वो उसे वो मालूम नहीं था कि ये बादशाह अकबर होंगे। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उसे आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों को देखकर ही समझ में आया, क्योंकि उंगलियों में अंगूठी, गले में मालाएं, ये सारा कोई राजा महाराजा ही पहनता है ना। हमारा जैसा जो आदमी इंसान होता है वो तो ये सारी मालाएं या ढेर सारे गहने पहन कर यहाँ वहाँ नहीं घूमता है। अच्छा पहराव उसने किया हुआ था, तो वो तो ऐसे मतलब मन ही मन में वो तो सोच ही रहा था कि ये कोई बड़ा आदमी है। बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें, मतलब यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो आदमी कैसा था। ये सारा देखकर उसे तो पता ही चल गया होगा कि ये कोई बड़ा आदमी है। इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने, वहां पर क्या हो गया देखिए, वो ऐसे मन ही मन में देख रहा था, उनके साथ बोल रहा था, तभी तेजी से दौड़ते हुए वहां से एक आवाज सुनाई दी। यह और कोई नहीं है, महल
पहरेदार था, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, भागते हुए उसने बोला। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो, गुजरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर सलाम करने। मतलब क्या हो गया, वहाँ पे एक सेवक दौड़ते हुए आया और उसने क्या किया, मालिक को सलाम किया, हुजूर माफ कीजिए कि मैंने आपको देखा ही नहीं कि आप हमारे इस तरफ आ रहे हैं। और वो केशव को डांटा, उसने क्या किया, भौचक में खड़े, मतलब भौचक का क्या अर्थ है, डांटते हुए वो बोला, अरे बाबा खड़े हो जाओ, तुम बैठ कर क्या मुझसे बातें कर रही हो, ये कौन है हमारे, इन्हें सलाम करो, झुककर सलाम करो, ये तो हमारे बादशाह हैं, ऐसा उसने बताया। अब केशव का माथा ठनका, मतलब उसे अभी पता चल गया, उसे कुछ समझ में आ गया। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। जैसे क्या हो गया, बदहवासी में मतलब अच्छा तो करे, घबराहट के मारे, बदहवासी मतलब घबराहट, बदहवासी मतलब घबराहट के मारे उसकी जो छेनी और हथौड़ी थी ना, वो हाथों से छूट गई। मतलब वो इतना घबराया, अरे बाप रे, ये तो बादशाह है और इनके सामने मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और इन्हें मैं कैसे भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो वो उसके हाथ से छेनी और हथौड़ी नीचे मतलब गिर गई। कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। मतलब वो अभी खरगोश जैसी छोटी छोटी नजरों से उन्हें देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली नहीं लगी, मतलब अकबर को ये अच्छा नहीं लगा कि जो सेवक था, ये जो पहरेदार था, वो बीच में आया, वो उसने मेरी जो पहचान थी उसे बताई, ये दखलंदाजी बीच में की, वो उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को कहा, वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। सिपाही उन्होंने क्या बताया, हम दोनों को ना कुछ देर के लिए आप अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव अभी तक असमंजस में पड़ गया था कि अब मैं इनसे मुझसे क्या पूछने वाले हैं, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, मतलब वो अभी डर रहा था कि अभी मुझसे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो उसके बाद देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, अकबर उनसे पूछते रहा। तो इसके बाद अकबर ने नरम आवाज में पूछा, केशव। उसने नपातुला जवाब दिया, क्या दिया, मेरा नाम तो केशव है। धीमी आवाज में ऐसे बोला, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। अरे वाह, वही तो मतलब बादशाह अकबर ने पूछा, क्या तुम नक्काशी का काम मुझे सिखाओगे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत ही सिर हिलाकर कहा, हाँ सिखाऊंगा, तब तो मैंने मेरे हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तो मतलब अकबर जी ने क्या बताया कि मेरे पास तो छेनी और हथौड़ी नहीं है, मेरे छेनी और हथौड़ी का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा ना, क्योंकि तुम ही मुझे बताओगे ना। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। जल्दी से अपने पिताजी के पास गया और छेनी हथौड़ा लेकर आया। दोस्ताना अंदाज था, मतलब वो दोनों एक दोस्ताने अंदाज में क्या कर रहे थे, अभी नक्काशी का काम सीख रहे थे। ठीक है, अब बता मुझे क्या करना होगा, ऐसे अकबर उनसे पूछता है। तो केशव ने संदेह नजरों से अकबर की ओर देखा और बोला, हुजूर क्या आप यह सब कर पाएंगे, मतलब ये जो हमारा नक्काशी का काम होता है ना, सच में आप ये सब कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो लगता है मैं ये सब कर सकूंगा, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। नहीं, ऐसा मतलब उसके मन में ऐसे हिचकिचाहट हो रही थी, वो सकपका गया था कि अरे इतने बड़े बादशाह क्या ये नक्काशी का काम कर सकेंगे। अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियाँ ढोने में भी किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैं मिट्टी से भरी जो डालियाँ होती है ना, वो धोने का भी मैं काम करता हूँ, मतलब मुझे सब आता है करना, ऐसे बादशाह अकबर से बताते। तो ये काम तो आसान ही होगा ना, बड़े बड़े काम मैं करता हूँ, ऐसे बादशाह अकबर बताते। केशव फिर भी असमंजस स्थिति में था कि अब क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ऐसे वो बता रहा था। लेकिन ऐसे करते करते वो उन दोनों में क्या हो गई, बातचीत शुरू हो गई। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के डुक जैसे पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया, मतलब उसने सिखाने का काम वहाँ पे कर दिया। ऐसा होने के बाद क्या हो गया, वो वहाँ से चले गए होंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया होगा कि आप क्या कीजिए, मैं सारांश आपको इसका बताती हूँ।
ऐसे उन दोनों में बातचीत हो गई और इसके बाद क्या हो गया होगा, अरे अरे नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं तुम्हें कहाँ लेना चाहता हूँ, जो नया मैं किला बनाना चाह रहा हूँ ना, उसमें तुम ही मेरे क्या करोगे, मदद करोगे, ऐसे उसे जवाब देता है। इसके बाद होता है जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग आप भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह था। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने से उसे मजा आ रहा था। मतलब एक अनाड़ी को वो जब धाक से सिखा रहा था, केशव को बहुत बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद उनका क्या हो गया, अकबर ने इम्तिमान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद हुए संगत राष्ट्र ने, मतलब सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे, उन दोनों का तो काम शुरू था। इसके बाद क्या हो गया, वहाँ पर इनका जो कुछ भी लगाव था वो बढ़ रहा था, हंसी खुशी इनका सारा काम चल रहा था। इसके बाद उन्होंने, अकबर ने बताया कि मैं एक कारखाना बना रहा हूँ। तो वो बोला, कैसा कारखाना? बस यह एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकारों को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। और अकबर वहाँ पे उठ खड़े हुए और जाते हुए उन्होंने प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, मैं जो कारखाना नया बना रहा हूँ ना, मैं उसमें तुम्हें शामिल करने वाला हूँ। तो उसने कहा, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव तो बहुत उत्सुकता से बोला कि आप आएंगे ना हमारे यहाँ फिर एक बार? तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं आऊँगा। इसके बाद वो दोनों तो वहाँ से चले गए। बादशाह वहाँ से चले जाने के बाद रात को केशव अपने पिताजी के पास बैठा सो रहा था, मतलब या सो रहा था, उन दोनों में नींद आ रही। तब वो पिताजी से कहा, तब उसने पिताजी से कहा कि ये जो बादशाह है ना, ये कारखाना बना रहे हैं और उन्होंने, ये जो ना बहुत नेक इंसान है और अच्छे इंसान हैं, तो ये जो कारखाना बना रहे हैं इनके साथ मेरी, मतलब आज हम दोनों मिले, ये सारी उसने हकीकत बयान कर दी। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, ऐसा वो पिताजी को बताता है। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, मुझे बादशाह सलामत ने आज बताया कि तुम बहुत ही बड़ा कलाकार बनोगे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? मतलब सीकरी एक गांव है, यहाँ पर भी वे क्या बना रहे हैं? एक शहर बनवा रहे हैं। उनके पास तो आगरा में बहुत अच्छा वाला महल है, लेकिन ये सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं? ऐसा उसे एक सवाल था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उनके पिताजी ने उसे बताया कि बादशाह अकबर को जब संतान नहीं थे तो सीकरी के एक जो होते हैं फकीर होते हैं ना, उन्होंने, या संतान नहीं थी उन्हें, इसलिए वो बहुत ही परेशान थे। तब वह सीकरी में गए और उन्होंने यहाँ पे भटकते भटकते एक ख्वाजा सलीम चिश्ती नाम के इंसान थे। ख्वाजा सलीम चिश्ती नाम कैसे लिखते हैं? देखिए, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ये सीकरी में रहते थे। इनके पास गए और इन्होंने कहा कि आपको संतानें हो जाएगी। तो इनसे बोलने के बाद, या जब उन्होंने इन्हें बताया है कि आप भी संतानें, तो आपको संतानें हो जाएगी। इसके बाद इन्हें तीन संतानें हुई। तो उन्होंने इनका नाम क्या क्या लिखा? शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। मतलब इन्हें 3 संतानें हो गई क्योंकि वो सीकरी में चले गए थे ख्वाजा सलीम के पास। और खुश होकर उन्होंने सीकरी में सीकरी शहर ये जो है वो बनाने का क्या किया था? अपने मन में ठान ली थी। और उन्होंने सीकरी शहर को नाम भी एक क्या लिया था? उन्होंने अपने एक बेटे को नाम भी यहाँ पे सलीम दिया है, क्योंकि इनकी वजह से ही उन्हें लगा था कि अगर इन्होंने नहीं कहा होता तो मुझे संतानें नहीं होती। ये इनके मन में था, इसलिए उन्होंने सीकरी में क्या किया? एक अच्छा ही शहर बनवाया था। इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए क्या हुआ है, सीकरी शहर वो बनवाना चाहते हैं। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। हाँ, केशव उम्मीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। मतलब केशव और बादशाह अकबर की क्या होती है, भेंट होती है, उनमें क्या क्या बातचीत होती है। उसके बाद बादशाह अकबर सीकरी में
दूसरा शहर बनाना चाहता था, एक कारखाना बनाना चाहता था और उसमें वो फनकार की तलाश में था। तो लड़का बहुत खुश हो गया कि शायद मैं भी एक अच्छा फनकार बनूंगा और बादशाह के अकबर के दरबार में जाऊंगा या उनके कारखाने में वहाँ पे रहूंगा। ये सारा यहाँ पे इस नन्हा फनकार में क्या किया गया है, इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, आपको कहानी समझ में आई होगी। आप इस पर क्या कीजिए, 5 खुद प्रश्न बनाइए और नोटबुक में इसके सवालों के जवाब लिखिए। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको ईदगाह यह लेसन पढ़ाने वाली हूँ। ये आपको रीडिंग के लिए है, पन्ना नंबर 26 पे देखिए ईदगाह। इसके पहले बात का जो नन्हा फनकार था वो हमने देखा था, लेकिन ये आपको रीडिंग के लिए था। इसके बीच में एक आपको क्या थी, एक्टिविटी थी। मैंने कहा था कि आपको ये मैं बाद में लेने वाली हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईदगाह। यह जो रीडिंग के लिए लेसन दिया गया है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। आपको याद ही होगा या आपने कहीं पे इनका नाम सुना होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी। ये कथाकार है, उपन्यासकार है, मतलब ये कथाएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। इनका जो जन्म है वो 1880 में जन्म हुआ था। इनका थोड़ा बहुत जो परिचय है मैं आपको बताती हूँ। इनका जन्म वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। आपको कफन, अगर इनकी आपको उपन्यास या कहानियाँ पढ़नी है तो उनकी कफन कहानी है। इनका जो उपन्यास है गोदा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये अगर आपको कहीं मिले तो आप पढ़ना जरूर। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ग्रामीण भाग में क्या क्या मतलब जो कुछ भी उन्हें दिक्कतें आती है इसका वर्णन उन्होंने क्या किया है। गोदा, ये जो उनका उपन्यास है इसमें उन्होंने बताया है। इसमें उन्होंने एक गो मतलब गाय को, जब उनकी हालत, उनके पास पैसा नहीं होता है तो ये गो मतलब ये जो गाय है ये भी उन्हें दान करनी पड़ती है। इसलिए इस उपन्यास को उन्होंने क्या नाम दिया है, गोदा। इनका जो छोटा बहुत परिचय था यो मैंने आपको अभी बताया है। अब आपको मैं ये पूरा का पूरा ईदगाह, ये जो कहानी है ये मैं आपको सारांश रूप में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहले देखिए पन्ना नंबर 26 है। इसमें क्या है, ईदगाह, यह लेसन दिया गया है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है हामिद, और ये हामिद पर ये कहानी लिखी गई है। यहाँ पे एक लड़का है और वो लड़का घूमने के लिए जाता है और अपनी दादी के लिए वो क्या क्या लेकर आता है, मेला घूमने के लिए जाता है, इसके बारे में जानकारी दी है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, मतलब रमजान के जो 30 पूरे रोजे होते हैं ये खत्म होने के बाद क्या आती है, ईद आती है बच्चों। तो ईद आने के बाद क्या होता है, बच्चों को क्या लगता है कि हमारा भी एक त्यौहार आया है। ये त्यौहार घूमने के लिए वो क्या कहा जाते हैं, तो मस्जिद में चले जाते हैं। जो छोटे छोटे गाँवों में लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, शहरों में जाके बड़े बड़े मस्जिदों में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा मीठा पकवान घर में बनाया जाता है। तो उनके लिए ये जो त्यौहार है ना ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें खाने के लिए मिलती है। इसके बाद बहुत सारे क्या होते हैं, मेले वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो हर एक बच्चे को लगता है ना कि मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे देखना है। वैसे ही हामिद, ये जो लड़का है ये भी क्या करता है, देखो बच्चों, ये बच्चा हामिद नाम का ये जो लड़का है ये 4-5 साल का बच्चा है, छोटी सी उम्र है उसकी, और 4-5 साल का ये मासूम सा लड़का अपने दोस्तों के साथ जब मस्जिद में घूमने के लिए चला जाता है तो वो क्या क्या देखता है, इसका वर्णन इस ईदगाह, इस कहानी में या इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। हामिद है, उसकी एक दादी होती है, बेचारे के माँ और बाबूजी होते हैं, वो बचपन में ही गुजर गए होते हैं। तो उसका जो कुछ भी वो किसके साथ रहता था, तो उसकी दादी के साथ रहता था, और दादी का यहाँ पे नाम क्या है, तो आमीन है। तो यह जो लड़का है 4-5 साल का लड़का, वो अपनी दादी के साथ रहता है, और दादी और वो उससे बहुत दादी प्यार करती थी, और बेचारे दादी भी अकेली ही थी, इसलिए उन दोनों में बहुत ही प्यार दिखाई देता है। इसके बाद देखो, जब चलते चलते क्या होता है, शहर आ जाता है। शहर आ जाने के बाद उन्हें क्या दिखाई देता है, बड़ी बड़ी अदालतें, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वो उन्हें दिखाई देती है। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे वाह कितनी बड़ी है। उसके बाद उन्हें कॉलेज दिखाई देता है, तो बच्चे कहते हैं कितने इसमें ना कितने लोग कॉलेज में जाते होंगे। तभी उन्हें कॉलेज से बाहर आते हुए बड़े बड़े मूंछे वाले आदमी दिखाई देते। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो वो क्या कहते हैं, अरे यहाँ कॉलेज में मतलब ये जो इमारत है इसमें बड़े बड़े बच्चे भी जाते हैं,
तो वो सोचने लगे कि अरे ये तो बड़े बड़े बच्चे भी इस इमारत से बाहर निकलते हैं। क्या था? कॉलेज था। इसके बाद फिर से वो आगे चलते हैं, तब उन्हें ईदगाह नजर आता है। लोग आपस में एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। आपने भी देखा होगा ईद के त्योहार में क्या किया जाता है, एक दूसरे को गले मिले जाता है, उसके बाद ईद मुबारक कहा जाता है, एक दूसरे को क्या की जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या किया गया, तो लोग आपस में गले मिल रहे थे। मतलब ढेर सारे हाथी घोड़े उन्हें दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर ना एक हिंडोला भी था। हिंडोला का अर्थ क्या है? झूला। आपने भी मेले में झूले देखे होंगे ना, वैसे ही वहाँ पे एक हिंडोला भी था। उन्होंने कहा है कि कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते। हिंडोला मतलब एक पैसा दो, और कभी हम ऊपर जाते थे तो कभी जमीन पर नीचे आते थे। ऐसा वहाँ पे एक झूला था। इसके बाद क्या हुआ, तो लकड़ी के हाथी थे, घोड़े थे, ऊंट थे, मतलब ढेर सारे खिलौने वहाँ पर दिखाई देते थे। और ये जो सभी बच्चे हैं ना, ये कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे खरीदता ही था। तो मोहसिन नाम का एक लड़का था, उसने भी ढेर सारी चीज़ें खरीदी। हामिद ने सोचा, हामिद की अम्मी ने या हामिद की दादी ने कितने पैसे दिए थे हामिद को, तो सिर्फ 3 पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? हामिद की दादी ने 3 पैसे दिए थे और कहा था जो कुछ भी तुम्हें चीज़ पसंद आए ना, वो तुम खरीद लो। बेचारा हामिद यहाँ वहाँ देखता था और खिलौने देखता था, बहुत ही उसे मज़ा आ रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा, एक चिमटा खरीदा। अब आप कहेंगे ये चिमटा क्या होता है? आपने अपने घर पर भी चिमटा देखा होगा। जब भी हम बर्तन होता है वो चूल्हे पर रखते हैं, तब हमारे हाथ क्या होते हैं, गरम जब हम बर्तन हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथ जलते हैं ना, ये हाथ हमारे न जले इसलिए एक चिमटा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मराठीत त्याला सांडशी म्हणतात, सांडशी। तो वो खरीदता है। हामिद बाजार से जब वो घूमने गया था, ईदगाह देखने गया था, तो वो अपनी दादी माँ के लिए क्या लेकर आता है, तो एक चिमटा लेकर आता है। घर पर वो जाता है, उसे ये मालूम होता है कि मुझे हर एक, मतलब अगर आप होते तो क्या खरीदते, कोई ना कोई खिलौना खरीदते ना, क्योंकि आप खुद का जो ईद है, ईद जो ये त्योहार ये मनाना है, तो आप क्या करते, मेले में बैठते, 1 पैसे देकर आप यहाँ पर हिंडोले में बैठते। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते, आइसक्रीम खाते, कुल्फी खाते, खाने की कोई ना कोई चीज़ खाते और अच्छे तरह से घूम कर आप घर लौट के आते। लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया, तो सभी बच्चे उसे हंसने लगे कि हामिद ने क्या खरीदा है, तो एक चिमटा खरीदा है। घर पर जब वो जाता है, बहुत घूमते हैं और घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद क्या होता है, उसकी जो दादी है वो उसे डांटती है और कहती है कि तुम चिमटा लेकर आए, चिमटा क्यों लेकर आए, तुम्हें मालूम नहीं चिमटे से क्या खेलोगे अभी तुम। तो बेचारा वो जो हामिद है वो क्या कहता है, तवे पर तुम जब रोटी सेकती हो ना, तो तुम्हारी बहुत उंगलियां जलती है दादी। तुम जब ना तवे पे रोटियां सेकती हो तो मैंने देखा है कि तुम्हारे हाथ की जो उंगलियां है ना वो जलती है, वो उंगलियां नहीं जले, इसलिए मैं क्या लेकर आया हूँ, तो मैं चिमटा लेकर आया हूँ। तो देखिए नन्हे से बालक को अपने दादी से कितना लगाव है, कितना प्यार है, ये इससे समझ में आता है। अम्मी गुस्सा हो रही थी उससे कि तुम चिमटा क्यों लेकर आए, लेकिन उसकी जो कुछ भी उसका कारण था, ये सुनकर अम्मी की आंखों में भी आंसू आने लगे ना। अगर हम भी बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमें खुद को कुछ न लेकर, अगर उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाएंगे तो उन्हें भी क्या आता है, आंखों में आंसू आते हैं ना, उनका गुस्सा कम हो जाता है ना। तो उसी प्रकार हामिद की दादी का गुस्सा उन पर जो था वो थोड़ा बहुत कम हो गया, नहीं बहुत ही कम हो गया, और हामिद अम्मी से कितना प्यार करता है इसके बारे में हमें पता चलता है। तो मैंने ये क्या कीजिए, आपको सारांश रूप में कहानी बताइए। आप भी क्या कीजिए बच्चों, खुद ये कहानी पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और यही आपका क्या है होमवर्क कि आप अच्छी तरह से ये कहानी पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।